नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। नीलूफार, काजल, शालू, कविता, संकेत, ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें आज का टॉपिक रहने वाला है महान्यायवादी और महाधिवक्ता, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी राज्यपाल। और ध्यान रखिएगा, क्लास 1.5 घंटे चलेगी, 1.5 घंटे से पहले बंद नहीं होगी। बिल्कुल भी 1.5 घंटे से पहले क्लास बंद नहीं होगी। 1.5 घंटे से ज्यादा हो सकती है पर उससे कम नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम उसके ऊपर जा सकता है। बच्चों, बात को समझने की आप कोशिश करेंगे ताकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके 1 से या 2 से 3 क्वेश्चंस आने हैं, वहां पर बहुत ज्यादा अपना टाइम देना कि भाई हम इसे महीनों तक पढ़ते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। फटाफट सब्जेक्ट को कवर कीजिए, उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल आपका आज 1.5 घंटा रखूंगी और ये भी हो सकता है कि क्लास धीरे धीरे करके, यानी कि कल से ही आपकी क्लास 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे भी जा सकती है। तो आज कोई नहीं बोलेगा कि टाइम हो गया, और अगर आप बोलेंगे भी तो मैं सुनूंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप गुस्सा करेंगे तो मैं कमेंट्स नहीं देखूंगी। आज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी बातें आज मैं सोच के आई हूँ क्लास में, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, डेली टाइम चेंज नहीं होता है। एक बात को प्लीज आप बार बार ना कहें। मैंने आपसे कई बार बोला है कि सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए मैं टाइम चेंज करती हूं ताकि आप लोग सुबह में पढ़ के और पूरे दिन अपना फ्री रह सकें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और गौर से सुनेंगे। आपका टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आपका भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से पढ़ने के बाद जब मैं आपको महाधिवक्ता पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल आर्टिकल्स चेंज होंगे और केवल वहां पे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, विधानसभा की जगह विधान परिषद, केंद्र सरकार की जगह विधानसभा की लोकसभा की जगह विधानसभा, और आपका केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार, ठीक है। 12 बजे बेटा वो गलती से शेड्यूलिंग टीम से टाइम जो है आपका कह सकते हैं कि गलती से वहां पर उनसे शेड्यूल हो गया था। चलिए आज देखिएगा, मैम आज के टाइम चेंज था, नहीं वो गलती से हुआ था, अटेंशनली नहीं किया गया था, अटेंशन के साथ नहीं किया गया था, वो गलती से हो गया था। 2 दिन से क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि प्यारे बच्चों मेरी मैराथन थी, आपको मैंने बता दिया था। पूजा विश्नोई जी, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, यहाँ से सब कुछ ओके है, आपकी तरफ से दिक्कत है। अब चलो यहाँ पे देखो, भारत का महान्यायवादी, देखना भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अब ये विधिक अधिकारी का क्या मतलब होता है? आखिर यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर विधिक अधिकारी कौन होता है और आखिर ये महान्यायवादी कौन होता है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और गौर से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे आंसर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं और आप ध्यान से सुनेंगे कि कल के दिन अगर आप पे कोई केस कर देता है, कल के दिन आप पे कोई केस कर देता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए किसकी हेल्प लोगे? जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कि आपको देखो, अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और नौकरी मिलेगी तभी फिर आगे की चीजें भी आपको मिलेंगी। गाना तो सुना ही होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, ठीक है, और आगे की बातें आपको पता ही हैं। तो जल्दी से नौकरी ले लो, हमें भी बहुत जल्दी से गुड न्यूज़ दो कि मैम हमारी नौकरी लग गई है, हम बस यही चाहते हैं। तो अभी मेहनत कर लो, फिर जीवन भर आप जो हैं सुखी हो जाएंगे। बताइए जल्दी से अब मुझे कि यहाँ पे वकील, बच्चा कह रहा है वकील की जरूरत होगी, हम वकील की हेल्प लेंगे। एक्चुअली बेटा आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वकील की जगह आपको एक शब्द यूज करना था, एडवोकेट। आप अधिवक्ता की हेल्प लेंगे। आप क्या करते हैं कि मैम ये तो एक ही बात है, नहीं बच्चा, वकील और अधिवक्ता में अंतर है। वकील उसको कहते हैं जिसने एलएलबी किया हुआ हो,
वकील किसे कहेंगे? हर पर्सन ने, जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी, ठीक है, जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी वो सारे के सारे कौन होंगे? वो सारे के सारे वकील होंगे। लेकिन जिसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होगा उसे हम एडवोकेट कहते हैं प्यारे बच्चों। और एडवोकेट को ही अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है। तो आपको एक एडवोकेट की जरूरत होगी, यानी आपकी भाषा में आपको एक वकील की जरूरत होगी। तो जिस तरीके से लीगल मैटर्स में फंसने पर आपको वकील की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपकी सरकार के भी लीगल मैटर्स होते हैं। सरकार भी केसेस में फंस जाती है और उसे भी एक वकील की जरूरत होती है। तो मैं आपसे ये कह सकती हूं कि यहां पे जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं, ये कौन होते हैं? ये भारत सरकार के एडवोकेट होते हैं, ये भारत सरकार के वकील होते हैं। समझ आई इतनी बात कि ये कौन होते हैं? जैसे आपको एडवोकेट की जरूरत है, जैसे आपको अधिवक्ता की जरूरत है, ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों आपकी सरकार को भी अधिवक्ता की जरूरत है। तो उनके अधिवक्ता का नाम क्या है? महान्यायवादी। और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा। तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। प्यारे बच्चे, ये इसका काम होता है। तो विधिक मामलों यानी कि लीगल मैटर्स पर गवर्नमेंट, आगे देखिएगा, ऑफ इंडिया एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, यानी कि भारत सरकार के जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उन पर कौन सलाह देगा? तो आप कहेंगे कि उन पर सलाह देने का काम करता है महान्यायवादी। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिएगा यहां पर, वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो वह भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रखता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रखता है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर जाने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है। किसका पक्ष रखने? भाई आपकी सरकार का। क्यों मैम, सरकार का क्यों रखेगा? क्योंकि सरकार का अधिवक्ता है। अरे भैया, आपका जो अधिवक्ता है, आपका जो एडवोकेट है, वो कल आपका केस लड़ेगा तो किसका पक्ष रखेगा? आपका रखेगा, क्योंकि वो आपका अधिवक्ता है, वो आपका एडवोकेट है। ये थोड़ी कि जो आपका दुश्मन है उसका पक्ष रखने लगेगा, नहीं, ये तो सरकार का पक्ष रखेगा। सरकार पर भी बहुत सारे केस हो जाते हैं, सरकार को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से जाके जवाब कौन देगा? ये आपका अटॉर्नी जनरल देगा। कौन देगा? जल्दी से बताइएगा। तो मैम अटॉर्नी जनरल देगा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए। जल्दी बताइए, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएंगे बच्चों, अपना रिस्पॉन्स देंगे एक बार प्यारे बच्चे। ध्यान रखना, यहां समझ लोगे तो स्टेट में महाधिवक्ता और आपका पूरा रिपीटेड है। केवल क्या होगा? केवल और केवल आर्टिकल चेंज होंगे। कल आपके मैराथन देखे थे पल्लवी कुमारी जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों यहां पर अपना कमेंट देने के लिए। आप देखिएगा यहां पर ध्यान से, आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 1 प्यारे बच्चों क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, यहां पे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन
नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके कहने पर? मंत्री परिषद के कहने पर। मैम दांत भी दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। और आंसर भी कर रहे हैं राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन बेटा किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर करेंगे? तो आप कहेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, आगे फिर एक वर्ड देखिएगा, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखना है? लिखना कौन सा है भैया? अभी मैंने अलग अलग लिखवाया ही नहीं है। आपको ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये लिखना है। अभी तो मैंने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं कि कंफ्यूजन होने लग गई कि क्या लिखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्री परिषद के। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको हटाता कौन है, तो भी राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्री परिषद के कहने पर। जी हाँ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही आ रहा है। अब जब मैंने आपको बताया था कि सेम पर्सन अपॉइंट करता है और सेम पर्सन हटाता है, तो वो पोस्ट क्या होती है? उसके प्लेजर होती है, उसके प्रसाद पर्यंत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बात किस किस को समझ आई कि कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, और प्रसाद पर्यंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैम सेम पर्सन अपॉइंट कर रहा है और सेम पर्सन हटा रहा है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो जल्दी से बताइए, चलिए बताइए जल्दी से। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको लिखना है। आगे आ जाइए। अब बात करते हैं कि भाई इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये आपका त्यागपत्र किसको देते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और भाई आपका जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन बन सकता है? विशाल कुमार, सबसे पहले मैंने यही बताया कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। प्लीज आप क्लास को शुरू से देखिए। ठीक है, आप क्लास को शुरू से देखिए, आगे देखिएगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाते हैं इस वाले पैराग्राफ पे। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में लिख के समझाऊंगी, लेकिन लिखने का काम तुम्हें यहीं से करना है, ये पूरा लिखना है। अब ध्यान से, और पीडीएफ एडवांस दे दी गई थी, अगर तुम पढ़ के नहीं आए हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम पढ़ के नहीं आए हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये अपना त्यागपत्र मैं पूरा बताती हूं। जैसे नियुक्ति कौन करता है, ये मिटा दूंगी मैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? हटाता कौन है? तो भी राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भी आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रसाद पर्यंत लिखना राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण, पद धारण, यही सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है। तो प्यारे बच्चे लिखिएगा नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि जब तक सरकार है तब तक ये हैं, सरकार गई तो ये भी गए। इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। बिल्कुल सही करते हैं सचिन आप, कि जब आप पढ़ाती हैं तो हम सिर्फ समझते हैं और क्लास के बाद लिखते हैं। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि लिखा हुआ तो किताबों में भी है लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बच्चों की दिक्कत क्या है? उन्हें पहले लिखना है, नोट्स बनाना है, चाहे उसके बाद उसका कोई काम ना हो।
क्यों हटाया जाता है? विशाल कुमार आ रहे हैं। क्यों हटाया जाता है उसका भी रीजन आपको दूंगी। इसलिए हटाया जाता है कि मान लो भाई ये सरकार की बात ना माने, जो इनका काम है वो अपने काम को ना करें, तो सरकार कह देगी राष्ट्रपति से हटाओ भाई इन्हें, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जाकर काम करने लगे, सरकार कहेगी मेरा ही अधिवक्ता है, मेरा ही वकील है और अपनी जो है अपनी मनमानी कर रहा है, हटाओ भैया इसे। नहीं, यहां पर आपका इन दोनों कार्य को करने के लिए किसकी? मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से चाहे हटाएं चाहे अपॉइंट करें, दोनों में किसकी एडवाइस होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद। और कौन सी मंत्री परिषद? तो संघीय मंत्री परिषद। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं यहां पे कार्यकाल के बाद में कि भाई आपका जो आपका जो अटॉर्नी जनरल है वो किसे, मतलब कि आपकी इनकी क्या लिखेंगे? महान्यायवादी की योग्यताएं, महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती हैं? क्वालिफिकेशंस को देखेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल। आपको जरा यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से, बहुत गौर से। क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, प्यारे बच्चे, अगर अटॉर्नी जनरल बनना है तो सेम वही योग्यताएं होनी चाहिए, सेम वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज में होती हैं। आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो महान्यायवादी बनने के लिए भी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यहां पे देखो क्या लिखा है। इधर आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी जिसके पास आपका उच्चतम न्यायालय का जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है, वही क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल में। वही क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए? आपके महान्यायवादी में। वही योग्यता, यानी मैं कह सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और आपका महान्यायवादी, आपके जो पढ़ाई लिखाई उनकी हो वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपको साधारण शब्दों में समझाऊं, उन्हें बराबर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बराबर अनुभव होना चाहिए, तो दोनों में सेम योग्यताएं। अब ये योग्यताएं कहां पर हैं और ये योग्यताएं क्या होती हैं मैम? जरा ध्यान से बेटा, आपको ये लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, शॉर्ट में लिखना आपको पीडीएफ से ही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 124 का जो सब क्लॉज 3 है प्यारे बच्चे, यहां पर इनकी योग्यता बताता है। तो क्या क्या योग्यता है? पहला, यहां पे लिखा नहीं है शायद, पहली योग्यता देखिएगा, पहले मैं आपको लिखकर समझा देती हूं। पहली योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक, ये कंपलसरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चे कहा जाता है 5 वर्ष, 5 वर्ष वहीं पे पढ़ते हैं, चलिए एक बार पीडीएफ की तरफ ही बढ़ते हैं, वहां पे सब लिखा हुआ है। तो यहां पे एक मिनट, यहां पे लिखना, ये आपका लिखना है यहां पे, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन होती है, पहली योग्यता। दूसरी देखना, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो प्यारे बच्चे? एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी 5 वर्ष तक उसने जज के रूप में किसी हाई कोर्ट में
इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, इसलिए मैं हाथ से नहीं लिख रही हूं। हिंदी और इंग्लिश का इशू खत्म करने के लिए ही पीडीएफ की जरूरत है, वरना पीडीएफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे आगे देखो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही हाई कोर्ट में 5 साल काम करा हो, एक में करे, 2 में करे, 3 में करे, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि उसने कितने हाई कोर्ट में काम किया है। मैटर करता है कि उसको 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल उसने जो है न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, कहां पर, किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन मैम अगर हम ये बोलें कि वो उसके पास नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं है या लिख सकते हैं, देखिएगा, हैज बीन अ जज ऑफ 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर 5 years। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, और या एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता, यानी आप कह सकते हो कि अगर आप जज नहीं हो, आपके पास जज का एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, तो फिर 10 साल का जज का एक्सपीरियंस हो, कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। और अगर मैम वो भी ना हो अथवा और, तो क्या होना चाहिए, यहां से ये नंबरिंग हटा देना बेटा, और क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। अब मैम ये पारंगत विधिवेत्ता क्या होता है, मैम अगर हम आपसे बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या होता है, तो प्यारे बच्चे विधियों का अच्छा ज्ञाता, विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ लॉज होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ लॉज, गुड नॉलेज ऑफ लॉज, विधियों का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि उसके पास वही नॉलेज होनी चाहिए राष्ट्रपति की राय में जो कि एक वकील या जज में होती है, जो कि एक वकील और जज में होती है। तो बेटा कंपलसरी कौन सी है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। फिर कहा जाता है 10 वर्ष तक जज का 5 वर्ष तक जज का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं है तो 10 वर्ष का एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब आपने 10 साल आपने हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया हो। और अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में, उसकी नजर में, उसके ओपिनियन से आपको वही ज्ञान होना चाहिए जो एक जज या एडवोकेट को होता है, जो एक जज या एडवोकेट को होता है। अधिवक्ता किसे बोलते हैं, जिसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होता है एलएलबी की डिग्री लेने के बाद। क्या यहां तक बात समझ आई कि आपको क्या क्या चाहिए? अब मैं इसको शॉर्ट में लिखकर अब बता सकती हूं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का 10 वर्ष का जज का 10 वर्ष का जज, यानी कि 5 वर्ष लिखना, 5 वर्ष का जज का 5 वर्ष का जज का अनुभव। और ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस कहां पर होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे ये होना चाहिए हाई कोर्ट में, ये होना चाहिए आपका उच्च न्यायालय में। और आगे 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट का अनुभव, ये भी कहां होना चाहिए? हाई कोर्ट के अंदर। ध्यान रखना, अगर ये वाला है तो इसकी जरूरत नहीं, अगर ये वाला नहीं है तो इसकी जरूरत है। ठीक है, आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब यहां लिख लो अथवा और। ठीक है, ये नहीं है तो ये हो, और अगर ये भी नहीं है और अथवा ये नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, पारंगत विधिवेत्ता यानी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि उसे विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ आई
कि क्या क्या होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकते हैं, तो मैं कहूंगी बेटा भारत का नागरिक वो आप हो। तो फिर आपके पास 5 साल का जज का अनुभव मैम नहीं है, तो फिर 10 साल का वकील का अनुभव नहीं है, तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। क्या यहां तक बात समझ आई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से बताइए जल्दी से, और मुझे आपका रिस्पांस चाहिए इस पर कि यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। यही क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए और यही क्वालिफिकेशन महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए। बेटा महान्यायवादी फैसला नहीं लेता है, फैसला कैसे लेगा? वो तो वकील की मतलब एक अधिवक्ता की तरह काम करता है। थैंक यू बच्चों अपना रिस्पांस देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिएगा, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये आपको नहीं लिखना है, मैं पहले ही बता रही हूं, लिखना पीडीएफ से ही है, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं चीजें, लिखना आपको पीडीएफ से ही है। आगे आ जाइए, अब हम बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछी भी जाती है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। क्या होता है? महान्यायवादी को भारत के द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ द ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर आपकी भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। वो भारत सरकार के लिए कह सकता है सरकार गलत नहीं है, मैं सरकार का अधिवक्ता हूं, मैं सरकार का एडवोकेट हूं, और ये बात जाकर प्यारे बच्चे वो किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार का पक्ष रख सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। कृष्णपाल जी, बेटा किसी भी लैंग्वेज को इतना रिजिड मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि एक शब्द अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा परेशान, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा परेशान। कुछ कॉमन वर्ड हैं, वो तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पता होने चाहिए। अब आप इतने अवेयर हो चुके हैं, आप 12th क्लास पास कर चुके हैं, तो इतना तो समझना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर आगे हम क्या कह सकते हैं, तो ये किसी भी कोर्ट में जाकर पक्ष रख सकता है। अब प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको आर्टिकल 88 समझा देती हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। अब देखना जरा आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है? ये प्यारे बच्चे महान्यायवादी को अधिकार देता है, को अधिकार, उन्हें कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे क्या अधिकार है? पहला, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, उसे अधिकार होता है। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा, संसद के बैठकों में चर्चा कर सकता है, बैठकों में चर्चा कर सकता है, चर्चा कर सकता है। और प्यारे बच्चे तीसरा होता है, देखिएगा तीसरा होता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब मुझे पता है तुरंत क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं कर सकता? जब बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, तो मतदान नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता मैम? तो लाइन लिखिएगा, क्योंकि यह संसद के, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बेटा ध्यान रखना, आपके जो मेंबर्स होते हैं,
जो सदस्य होते हैं केवल वही वोटिंग कर सकते हैं। इसे बैठने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। राघव कह रहे हैं नियुक्ति और शपथ में क्या अंतर है। राघव, नियुक्ति होती है पद पर, और उस पद पर बैठने के लिए, उस पद से बैठने से पहले आपको शपथ लेनी पड़ती है। नियुक्ति आपकी किसी पद पर होती है, और उस पद पर आप तभी बैठोगे जब आप पहले शपथ लोगे। अभी बताऊंगी महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, महान्यायवादी का वेतन कितना होता है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए जो कि मैं आपको लिखकर बताऊंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यहां से देखो, यहां पे भी यही लिखा हुआ है। नोट आपको पीडीएफ से ही करना है, नोट आपको ये करना है। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। इंग्लिश में पढ़िए। अंडर आर्टिकल 88 द अटॉर्नी जनरल हैज been given the right to participate in the proceeding of both the house of the parliament and express his opinion but cannot vote। मतदान नहीं कर सकता क्योंकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको मैंने लिखकर समझाया कि महान्यायवादी का अधिकार संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है, वहां पे चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का, अच्छा, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का, एक मिनट, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है। ये इसका रीजन है। तो आपको कहां से लिखना है बता दिया गया है। आपको ये नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, लेकिन अब मैं जो हाथ से लिखवाऊंगी वो आपको लिखना है। जैसे प्यारे बच्चे, इनकी हम शपथ की बात करते हैं, इनकी अगर हम ओथ की बात करते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? लिखिएगा, आपके देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये आपको लिखना है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक, फिर बात आती है, अच्छा शपथ कहां है? अनुसूची 3 में इनकी शपथ है। अनुसूची 3 यानी कि शेड्यूल 3, अनुसूची 3 में शपथ दी गई है। ये आपको लिखना है, हाथ से लिखा हुआ, शपथ दी गई है। फिर प्यारे बच्चों, आपका फेवरेट सवाल वेतन यानी कि सैलरी। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम कितनी होती है, वो भी बता दो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि इनका जो वेतन है, ठीक है, वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, फिक्स्ड नहीं है कि कितना दिया जाएगा, लेकिन यह कहा जाता है कि यहां पर आपके जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल ही रखते हैं, आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इन्हें रखते हैं, और इनको वही सैलरी मिलती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलती है। लेकिन इनकी कोई पर्टिकुलर सैलरी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। कहां से दी जाती है? लिखना, वेतन भारत की संचित निधि से, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
ठीक है, सैलरी पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख लेती हूं, सैलरी पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलते हैं। लगभग कितना वेतन होता है, चलो मैं बता ही देती हूं। वेतन उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, पूरा लिखो पहले, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, इन्हीं के इक्वल होती है। और प्यारे बच्चों, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनका वेतन, इनकी सैलरी होती है 2,50,000। कितनी होती है? 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए यानी 2.5 लैक्स, यानी 2.5 लैक्स, इतनी सैलरी इनकी होती है। जी हां, संचित निधि आर्टिकल 266 में है। बेटा केवल राष्ट्रपति की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता, बाकी सबकी सैलरी पर टैक्स लगता है, यह आपको पता होना चाहिए। क्या यहां तक की बात समझ आई? अब मैम क्या क्या लिखना है? तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाली लाइन लिखनी है, आपको ये वाली लाइन लिखनी है, और प्यारे बच्चे आपको ये भी लिखना है। बाकी सब पीडीएफ से लिखना है, बोर्ड से केवल जो मैंने हाथ से लिखा है वो इतना लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो हम फिर तुरंत अब यहां पे पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे रिवीजन हो रहा है, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं महान्यायवादी को। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए जरा यहां पे ध्यान से और गौर से सुनिएगा। प्रेसिडेंट को सैलरी कौन देता है? जाकर प्रेसिडेंट देखो। अगर डेली क्लास में नहीं आओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे और ऐसे ही परेशान रहोगे। तुम्हारे जीवन के जो दुख हैं वो तुम्हारी अपनी वजह से हैं। ये बात शायद तुम्हें कड़वी लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है बच्चा। हमारे जीवन में जो दुख हैं उसका कारण हम खुद हैं, हम खुद उसका कारण हैं। अभी मैंने कार्यकाल बताया है, फिर भी बच्चा पूछ रहा है कार्यकाल तो बताया ही नहीं। इसका मतलब आपका क्लास में फोकस है ही नहीं, पूरा फोकस रहता है कमेंट पर। मैंने कमेंट किया है, मैम कितनी देर में देखेंगी, मैम कितनी देर में मेरा नाम लेंगी, मैम कितनी देर में मेरे कमेंट को लेकर मुझसे बात करेंगी, बस इस पर रहता है। पूरा फोकस उस पे ही रहता है। ये देखिए, पता नहीं भाई किस किस धरती पे आए हो तुम, किस धरती पे बात कर रहे हो। हाथ से लिख दो तो हाथ से क्यों लिख दिया, हम कंफ्यूज हो गए। हाथ से नहीं लिखो तो हाथ से क्यों नहीं लिखा। बेटा आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप, मुझे लगता है आपको अपने जीवन से बहुत शिकायतें हैं। अब ध्यान से पढ़ो, जो ध्यान से पढ़ते हैं ना उन्हें पीडीएफ से पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, जो अपने आप को घिसेगा, और मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं। मुझे उन बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते। आगे आइए, यहां पर देखिएगा।
एक चीज ध्यान रखना, एक चीज यहां से हटाएंगे, एक लाइन को हटा देंगे, सॉरी बच्चा, यहां पे मुझे एक लाइन हटानी है, ये आपको नोट नहीं करना है, ओथ नहीं होती है इनकी, आई एम रियली सॉरी, ओथ नहीं होती है। मैं जजेस की तरफ चली गई कि जजेस की शपथ बता दी मैंने, ठीक है, आगे देखिएगा, ये हटा दिया है बेटा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, ओथ नहीं होती है इनकी, ओथ नहीं पढ़ेंगे हम। अब आइए यहां पर हम पढ़ेंगे, देखिएगा क्या हो जाता है कभी कभी। इसको ठीक लिखिएगा पहले तो, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, महाधिवक्ता क्या होता है? द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बेटा शपथ हटा देना, मैं अगेन सॉरी बोलती हूं उसके लिए। अब मैं आपको यहां पे ध्यान से देखो, वहां पे क्या था, आर्टिकल 76, यहां होगा आर्टिकल 165। इसमें क्या है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है, यानी कि एक एडवोकेट जनरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। देखो प्यारे बच्चों यहां पर भी राज्यों को, पहले यहां पे पढ़ो, आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। प्यारे बच्चे, वो किसका विधिक अधिकारी था, वो किसका विधिक अधिकारी था? तो आप कहेंगे कि वो विधिक अधिकारी था केंद्र सरकार का, और यहां पे किसका, राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार के वकील को आप क्या कहते हैं, महान्यायवादी, और राज्य सरकार के वकील को आप कहते हैं महाधिवक्ता। और ये क्या करता है, राज्यों को विधिक सलाह देता है, यानी सरकार को विधिक सलाह देना, लीगल मैटर्स पर एडवाइस देना इसका काम होता है। तो राज्य का महाधिवक्ता क्यों बनता है, राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए। कहां पर है, आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, और वहां क्या था, केंद्र सरकार। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है अनिल जी, बस कीजिए भाई, एक कमेंट को इतना मत पेस्ट करा करो प्लीज बच्चा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका रिवीजन चल रहा है, अब आगे आइए। अब आ जाइए यहां पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेटा महान्यायवादी बनने के लिए, महान्यायवादी बनने के लिए हाई कोर्ट के जज होना, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपका महाधिवक्ता बनने के लिए कौन से कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कि आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है, महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि महाधिवक्ता बनने के लिए कौन से कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन चाहिए। जी हां, वहां भारत सरकार का था नेहा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अच्छा वहां नियुक्ति कर रहे थे राष्ट्रपति, यहां नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है, वहां नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। चलो अब ध्यान से सुनो, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है।
कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। बेटा पहले आप इतनी बात सुनेंगे और जरा यहां पे मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आपसे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी आंसर आप करोगे। नियुक्ति कौन करेगा? जल्दी जल्दी। हटाएगा कौन? हटाता कौन है? हटाता कौन है? नियुक्ति कौन करता है? और किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण? किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण? अगर आपने सही से पढ़ा है तो आंसर आप करोगे। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण ये भी बताना। ठीक, सबका आंसर आ रहा है राज्यपाल। और राज्यपाल किसकी सलाह लेगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। वहां संघीय मंत्री परिषद, यहां राज्य। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण? मैम राज्यपाल। शाबाश प्यारे बच्चों, राज्यपाल। अब आप अगले प्रश्न का उत्तर देंगे जो मैं लिखने जा रही हूं। बताओ बच्चा कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल बताओ। त्याग पत्र बताओ प्यारे बच्चे, त्याग पत्र बताओ। उसके अलावा आप बताओ वेतन कौन निश्चित करेगा? वेतन कौन निश्चित या निर्धारित, एक ही बात है। उसके बाद वेतन कहां से दिया जाएगा? वेतन कहां से दिया जाएगा? पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रही हूं मैं एक तरीके से आपको। चलो देखते हैं क्या क्या आंसर आ गया है। बताइए बच्चों। बच्चा कह रहा है 5 साल कार्यकाल होता है, इसका मतलब बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा। कितना कार्यकाल? 5 साल वाले सारे गलत, क्योंकि मैंने बोला निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, जैसे वहां फिक्स नहीं होता यहां पर भी फिक्स नहीं होता। संविधान ने कार्यकाल निश्चित नहीं किया है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा लिख रहा है जिसने ठीक से पढ़ा है कि मैम निश्चित नहीं होता। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत? गवर्नर के। त्याग पत्र किसे देता है? वेतन कौन निश्चित करता है? वेतन कहां से दिया जाएगा? और वेतन किसके समान होगा? वेतन किसके समान? पहले ये बता दो, फिर मैं योग्यताएं बता दूंगी। वेतन किसके समान होता है? वेतन किसके समान होता है? सारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे क्योंकि मैं नहीं दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि मैम त्याग पत्र मैम राज्यपाल को देता है। शाबाश बच्चों। वेतन कौन निर्धारित करता है? बच्चा कह रहा है राज्यपाल करता है। अब बताओ कि वेतन कहां से दिया जाता है? ये सब आप क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। कहां से? संचित निधि से। लेकिन कौन सी प्यारे बच्चे? पूरा बताना है। वहां भारत की संचित निधि, यहां राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। और प्यारे बच्चों वेतन किसके समान होगा? जल्दी बताओ। वेतन किसके समान होगा? जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से। वेतन किसके समान दिया जाएगा? किसके इक्वल इनकी सैलरी होगी? शाबाश मैम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। न्यायाधीशों के समान होगी। और इनकी सैलरी कितनी होती है? यानी कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी, इनका वेतन कितना होता है? इनकी सैलरी कितनी होती है? तो प्यारे बच्चे 2,25,000 रुपए इनकी सैलरी होती है। तो इन्हें वही सैलरी मिलती है जो हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है। समझ आई ये बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छे से समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन और पूछूंगी, आंसर तुम ही करोगे, मुझे करना ही नहीं आंसर। अब
मैम ये लिखना है? जी हाँ ये लिखना है। क्या मैम ये लिखना है? जी हाँ ये लिखना है। क्या मैम ये लिखना है? जी हाँ ये लिखना है। अब मैं तुरंत बताती जाती हूं कि आपको क्या लिखना है। हाथ वाला भी लिखना है इस वाली स्लाइड में, क्योंकि हाथ वाला स्लाइड के अंदर टाइप नहीं है। आगे आ जाओ। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक, अब आप कहोगे यहां पे, सॉरी एक मिनट रुक जाना, ये वाला देखो आपका जो मैंने लिखवाया हाथ से, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, उसकी पदावधि नियत नहीं है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो कि राज्यपाल अवधारित करे। तो प्यारे बच्चे आप इसको मत लिखना, आप लिखना इसको, क्योंकि यहां आपने खुद से आंसर दिए हैं और यहां आपने खुद से सारी चीजें बताई हैं। अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेरा अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। किसके समान योग्यताएं होनी चाहिए? किसके समान योग्यताएं होनी चाहिए? बताओ किसके समान योग्यताएं होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर और बताओ, किसके समान योग्यताएं होनी चाहिए? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहिए। देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं। आपके पास किसके समान महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए? शाबाश आंचल, शाबाश जिस बच्चे ने बोला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। किसके समान? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए मैम यहां पे आपके इनकी योग्यताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, यानी इक्वल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट यहां पर होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? जिसने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा रिवीजन हो रहा है। राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है, गवर्नर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तरीका होता है पढ़ने का बेटा, ये स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। अब यहां पे ध्यान से सुनो। तो हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ये हमें जानना है मैम। क्या क्वालिफिकेशन होती है? ध्यान से सुनिएगा। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। प्यारे बच्चे, पहली क्वालिफिकेशन सेम होती है और इनकी क्वालिफिकेशन आर्टिकल 217 के 3 में है। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 217 के 3 में। पहला सेम, वह भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 217, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये दोनों में कॉमन है। आगे आइए। फिर कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। इंग्लिश में देखिए, एंड शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर ये नहीं है, अगर ये वाला नहीं है तो और क्या होना चाहिए कि मान लो कोई जुडिशियल पोस्ट पे काम ना किया हो। जुडिशियल पोस्ट क्या होती है मैम? जुडिशियल ऑफिस क्या होता है मैम? तो प्यारे प्यारे बच्चों, जुडिशियल ऑफिस उसको कहते हैं जिसमें आप किसी वकील यानी अधिवक्ता की तरह काम करते हैं, एडवोकेट की तरह काम करते हैं, या तो आपने कोई ऐसा पद धारण किया हो। अगर नहीं किया तो फिर और क्या चॉइस हो सकती है? कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, वहां पर 3 में से कोई एक होनी चाहिए। यह होता है आपका हाई कोर्ट का जज। फिर से भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट में अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशंस अलग हैं तो अलग बताई हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है और समझना है आगे की चीजों को। आप किसे नोट करेंगे? मैं एक बार फिर से बता देती हूं। इसमें आप प्यारे बच्चे पहली स्लाइड नोट करेंगे, आप दूसरी स्लाइड नोट करेंगे, ठीक है, आप तीसरी स्लाइड नोट करेंगे, चौथी स्लाइड आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि तीसरी में कवर हो चुकी हैं चीजें। ठीक है, अब आप आ जाइए यहां पर आपकी 5वीं स्लाइड और जरा ध्यान से सुनना।
इसका कार्य देखना, महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि संबंधी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श मांगे। ठीक है, ये इसका काम होता है। यहां पे फुल स्टॉप। The main work of the Advocate General is to advise the state of government on all such law-related matters on which the governor seeks his advice. यहाँ full stop, यहाँ पूर्ण विराम। यानी इसका भी वही काम होता है कि लीगल मैटर्स पर एडवाइस देना और आपके जो हाई कोर्ट होते हैं वहां जाकर सरकार का पक्ष रखना। बेटा एक कार्य और लिखवा दूंगी, इसके कार्य आपको मैं लिखवा दूंगी। लिखना कार्य में एक और कार्य लिखना, वो आपको लिखना है कार्य के साथ। कार्य पहला क्या होता है? विधिक मामलों पर सलाह देना। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, राज्य सरकार को सलाह देना। चलो आप हाथ वाला लिखो, आप उस स्लाइड को अब भूल जाओ। ये वाली जो स्लाइड है आपको इसे नहीं लिखना है, जो मैं लिखवा रही हूं वो आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखना, पक्ष रखना। और प्यारे बच्चों तीसरा लिखिएगा, इसे भारत के किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कहेगा कि मैं क्या लिखूं, तो बेटा पेशेंस रखो। आप क्या लिखो? हिंदी मीडियम वाला मेरा लिखा हुआ लिखेगा, ये नहीं लिखेगा। इंग्लिश वाला यहां से ही लिखेगा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यहीं से लिखेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब वहां पे था आर्टिकल 88, यहां पे होगा आर्टिकल 177। महाधिवक्ता के अधिकार, राइट टू एडवोकेट जनरल, राइट टू एडवोकेट जनरल। पहला राइट क्या होता है? वहां संसद था, यहां क्या आएगा? विधानमंडल। विधानमंडल, लेजिस्लेचर, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा, विधानमंडल की बैठकों में चर्चा कर सकता है। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को यहां से लिखना है ये। अब आ जाइए इंग्लिश मीडियम वाले। आर्टिकल 177 को पढ़ते हैं ध्यान से। The Advocate General has the right to participate and speak in the proceeding of the state legislature, but does not have the right to vote. He has the right to be heard,
सॉरी हियर्ड एन एनी कोर्ट ऑफ द स्टेट, उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, यानी हाई कोर्ट्स में। यहां तक बात समझ आई? अगर समझ आई तो थम्स अप कर दीजिए। केवल आर्टिकल चेंज हुए हैं, शब्द चेंज हुए हैं, बाकी वही सब चीजें हैं। जी हां, बिल्कुल, आप लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। मतदान नहीं कर सकता क्योंकि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। खत्म। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, सबका रिस्पॉन्स आया है। अब प्यारे बच्चे, आपने राष्ट्रपति पढ़ रखा है, तो राज्यपाल बहुत ही आसान है। कुछ परिवर्तन के साथ राज्यपाल का भी वही काम है जो कि आपके राष्ट्रपति का होता है। जी हां, क्योंकि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। शाबाश, आप खुद से भी अब चीजों को लिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी चीजें क्लियर क्रिस्टल हो रही हैं, एकदम साफ एक एक चीज। ठीक है, आगे देखिएगा। यहां पर एक बच्चा कह रहा है आप दिन भर में कितनी क्लास लेती है? लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। अब देखो जरा यहां पर। ठीक है नम्रता जी, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला चैप्टर है आपका प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। हां, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में प्रावधान पार्ट 6 भाग 6 में आर्टिकल 153 से 162 में दिया गया है। तो आपके राष्ट्रपति के बारे में जब हमने बात की थी तो संघीय कार्यपालिका थी, और ये किसका पार्ट है? राज्य कार्यपालिका। अब राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आता है एक बार मैं थोड़ा सा बस आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको राज्य कार्यपालिका, अगर मैं यहां लिखूं राज्य कार्यपालिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य कार्यपालिका, इसमें आते हैं प्यारे बच्चे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। उसके बाद आपके दूसरे यहां पे राज्यपाल के बाद आते हैं राज्य मंत्री परिषद, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं। राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आपके मुख्यमंत्री, जो कि मैं आपको आपके मंत्री परिषद के साथ ही पढ़ा चुकी हूं, यानी कि चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। और प्यारे बच्चे लास्ट आपके यहां आएंगे महाधिवक्ता, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पे कौन सा चैप्टर पढ़ना बाकी है। मैम ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, अब पढ़ना है राज्यपाल, अब पढ़ना है राज्यपाल। ठीक है, नहीं थकती मैं 6 घंटे खड़े होने पर भी, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। आप हमारे साथ हैं तो 6 घंटे के हम 12 घंटे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो। आपको पता है एक टीचर की एनर्जी होती है, आप हमारी इंस्टेंट एनर्जी हो, आपको देखते ही एनर्जी आ जाती है। तबीयत भी खराब होती है ना, तो आपको देखकर तबीयत सही हो जाती है। ये एक टीचर का मोटिवेशन होता है। शायद आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आप खुद एक टीचर नहीं हो। ठीक है, वो और बहुत बढ़िया। अनिल कह रहे हैं आपने पार्लियामेंट नहीं पढ़ाया, कहीं से कहीं पढ़ा रही हो।
पार्लियामेंट कार्यपालिका के बाद पड़ेगा विधायिका, उसमें पढ़ेंगे हम आपका पार्लियामेंट। अगला चैप्टर इसके बाद पार्लियामेंट ही है। अनीता जी कहीं से कहीं नहीं पढ़ा रही हूं, आपका दिमाग कहीं से कहीं जा रहा है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर उसका, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो। आगे आइए अब राज्यपाल, तो कौन से पार्ट में है? पार्ट 6 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो 153 से 162 तक। अब देखो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, क्या कहा गया। आप कोई भी पॉलिटी की बुक उठाकर प्रैक्टिस कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाती तो मैं ज्यादा हूं, लेकिन ऐसा पढ़ाती हूं कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे देखिएगा यहां पर आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। पहले इंग्लिश में यहां तक पढ़ो। प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्नर आर गिवन इन द पार्ट 6 आर्टिकल 153 टू 162, 153 से 162। अब ध्यान से आगे सुनिएगा। आर्टिकल 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों, ये जो परंतु लिखा है यहां से और यहां तक जो लाइन ऐड की गई, उसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ। और आपके देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 यहां पे किया गया और इस लाइन को इस आर्टिकल में जोड़ा गया। ठीक है, अब ध्यान से बहुत गौर से सुनना, ये क्या कहा है मैम आपने। तो आपने ये नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए, लिखना आपको वही है जिस पे मैं टिक कर रही हूं। मैंने आपसे ये कहा कि अगर एक राज्य है तो इसमें कहा गया था कि एक होगा राज्यपाल, लेकिन फिर इसमें हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, और इसमें कहा गया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक के लिए क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। और ये वाली बात कही 7वां संविधान संशोधन 1956, और ये दोनों बातें किस आर्टिकल में हैं, आर्टिकल 153 में है। मैम नोट कौन सा करना है, प्यारे बच्चे आपको नोट करना है ये, हाथ से लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में है। Article 153 state that there shall be a governor for each state, but the same person may be appointed as the governor of 2 or more states. आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी बना सकते हो, यानी 2 स्टेट यूपी बिहार का एक बना दो, यूपी बिहार एमपी का भी एक बना सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर भी ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है यहां से लेकर बट से लेकर और यहां तक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा एड ऑन की गई है। पहले केवल ये कहता था 1956 से पहले एक राज्य एक राज्यपाल, लेकिन 1956 में कहा नहीं, 2 राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कह रहे हैं टाइम हो गया है वो क्लास से जा सकते हैं। मैं बार बार बेटा एक चीज को रिपीट नहीं कर सकती हूं। पढ़ाई से ज्यादा दिमाग आपका अन्य चीजों पर रहता है और फिर कहते हो कि समझ में नहीं आया। मैम ये लिखना है, नहीं जी ये नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। आगे आइए, अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा आपके हिसाब से। बच्चा कहता है राज्यपाल का इलेक्शन, इलेक्शन नहीं होता बच्चा, इनकी अपॉइंटमेंट होती है।
ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, इनकी नियुक्ति होती है। नहीं बेटा, पूरे देश का एक कैसे बना दोगे? पूरे देश का एक राज्यपाल आपको लगता है पूरे देश को संभाल सकता है? कितनी पॉपुलेशन है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, बेटा आर्टिकल 155 में इसमें कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार नामांकित करती है। इसका क्या मतलब है मैम? थोड़ा अच्छे से और हमें शॉर्ट में भी समझाइए, लेकिन लिखना यही है, लिखना यही है, समझाने वाला लिखना नहीं है। आर्टिकल 155 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे बच्चे, इनकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर। राज्यपाल नियुक्त कहां पर हो रहे हैं? राज्य में, लेकिन सलाह कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की सलाह पर। तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यह आपको ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए कि यही बात इस स्लाइड पे है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आर्टिकल 155, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर इज appointed by the president. The president appoints a person nominated by the central government as the governor of state. यानी केंद्र सरकार कह देती है कि इस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाना है तो भैया राष्ट्रपति उसी को बनाते हैं। अगर आपके केंद्र सरकार कहेगी मोहन को बनाओ एमपी का गवर्नर, तो वो मोहन को ही बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। मैम यूटी में भी राज्यपाल होते हैं, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और उनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगी 5 मिनट का कमेंट्स के लिए, लास्ट में, अभी नहीं। अभी आप कितना भी कमेंट करो, मैं लेने वाली ही नहीं हूं, करते रहो, करते रहिए। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, तो मैम हमें कौन सा, क्या हमें इसको लिखना है? जी नहीं, आपको नहीं लिखना है। लेकिन मैम आपने आर्टिकल 154 नहीं पढ़ाया, आपने आर्टिकल 154 नहीं पढ़ाया, तो अब आपको जो लिखना है वो मैं बता रही हूं। आपको बेटा ये लिखना है जिस पे राइट का टिक लगा रही हूं, आर्टिकल 154। आपको मैंने लिखवाया था संघ की कार्यपालिका शक्तियां, यहां राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, इंग्लिश में भी लिखूंगी, पेशेंस रखेंगे। शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यही मैंने आपको लिखवाया था आर्टिकल 53। राष्ट्रपति, राज्यपाल की जगह क्या था?
राष्ट्रपति और राज्य कार्यपालिका की जगह संघीय कार्यपालिका। बफरिंग हो रही है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूं, वेट। ठीक है, अभी ठीक हो गया होगा बेटा, देखिए तो जरा, चेक करके बताएंगे सारे बच्चे मुझे कि अभी ठीक है। अभी ठीक है बच्चा, अभी बताइए जल्दी से, अभी ठीक है, कमेंट करेंगे यस या नो। ठीक है, आगे देखिएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर state executive powers vested in governor used by him or by subordinate officers or by subordinate officers। क्लियर है बेटा? तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से? ठीक है, तो आपका आर्टिकल 154, 155, अब मैम हमें पढ़ना है आर्टिकल 156। पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 156। 1 मिनट, चलो आपको आर्टिकल 156 पढ़ाती हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट का बस टाइम देंगे। चलो यहां आ जाओ। आर्टिकल 156 बहुत सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है? कार्यकाल। इसमें क्या दे रखा है? कार्यकाल। बेटा जरा ध्यान से, जी हां, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब यहां पर राज्य मंत्री परिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। ये राज्यपाल दूसरे राज्य का होना अनिवार्य है। क्या राज्यपाल दूसरे राज्य का होना अनिवार्य है? जी हां, उसी राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर चांसेस रहते हैं उसके बाद में, ठीक है, कि वो व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। अब देखिएगा आगे, राज्यपाल का कार्यकाल। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूं पूरी चीजें, और फिर पढ़ाऊंगी पीडीएफ से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपको पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत ना हो। लिखना क्या है ये भी बता दूंगी। कार्यकाल प्यारे बच्चे लिखना 5 वर्ष। किस दिन से? पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। आप बताएंगे कि मैम हटाता कौन है? तो प्यारे बच्चे हटाने का काम भी करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर मुझे आप ही लोगों से चाहिए। आप मुझे बताएंगे राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत होंगे? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण, किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण? बताइए जल्दी से। प्रसाद पर्यंत पद धारण, बताओ। चलो आंसर देखते हैं आप कितना यहां पर बता सकते हैं। विशाल, आपके पास भी वही माइंड है बेटा जो मेरे पास है,
कितना है, क्या कहेंगे हम इसको कि राष्ट्रपति जी कहेंगे। क्यों प्यारे बच्चे, क्योंकि सेम पर्सन अपॉइंट कर रहा है और सेम पर्सन हटा रहा है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है प्लेजर ऑफ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि सेम पर्सन हटा रहा है और सेम पर्सन अपॉइंट कर रहा है। जो रेगुलर क्लास करते हैं वो सारे बच्चे आंसर करते हैं। अब देख लो यहां पर भी कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। आपको क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो मैं टिक करूंगी वो ये लिखना है। आर्टिकल 150 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। किस दिन से, जिस दिन उसने पोस्ट को होल्ड किया हो। क्लियर है, आगे आ जाइए। इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। आगे, कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये लाइन मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताई थी, उपराष्ट्रपति में भी बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका कार्यकाल 5 साल है या उससे ज्यादा है, लेकिन उस जगह पर कोई नया व्यक्ति नहीं आया, तो वो तब तक उस पोस्ट पर रहेगा जब तक वहां पे नया राज्यपाल नहीं आता। अब देखो, आपसे मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेती हूं, आपको समझ आ जाएगा। समझाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन समझाना उसे ही है जो समझना चाहता है। बताओ, मेरा क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष के पश्चात अपने पद पर रह सकता है? बताओ बच्चों, अपने पद पर रह सकता है? ये आपका क्वेश्चन है, यस या नो बताओ। अभी आपने पढ़ा है और यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, इवन आफ्टर द टर्म्स एंड ही कंटिन्यूज टू होल्ड हिज पोस्ट अंटिल अनदर पर्सन टेक्स हिज पोस्ट। आपको यही लिखना है, आपको हाथ से लिखा हुआ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, बता रही हूं, ये भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यस मैम, जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा तब तक क्या लिखेंगे, यस। हाँ, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। और आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, तो जाकर प्रैक्टिस करिए और किसी भी बुक से कर लीजिए वनडे एग्जाम की, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आ जाइए कि राज्यपाल हम कैसे बन सकते हैं। आखिर राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं, क्या मैम हम राज्यपाल बन सकते हैं? आप भी बन सकते हैं। क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन होती हैं। अभी 156 पढ़ा है, अब 157 पढ़ लीजिए। ये यहीं से पढ़ाऊंगी मैं बोर्ड से, क्योंकि यहां पर आपको केवल याद रखना है, जो मैं टिक कर रही हूं वही लिखना है। आर्टिकल 157 राज्यपाल की अहर्ताएं। आर्टिकल 157 पहला, प्रथम, वह भारत का नागरिक हो, यानी आप लिखेंगे आर्टिकल 157 फर्स्ट लिखिएगा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेकंड, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, हिज एज शुड बी अ मोर देन 35 ईयर्स, मतलब मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, आपकी मिनिमम है, मैक्सिमम कोई प्रावधान नहीं है। आगे जो मैं हाथ से लिखवा रही हूं, तीसरा वो लिखना है हाथ से, क्योंकि पूरी लिखी हुई नहीं है। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लिखना है, लिखना है, टिक कर रही हूं। चौथा, पागल ना हो, डू नॉट अनसाउंड माइंड,
डू नॉट अनसाउंड माइंड। और प्यारे बच्चों लास्ट 5वां, दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो यानी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, डू नॉट इंसॉल्वेंट। ये आप ऐड कर लेंगे इसी स्लाइड पर। मतलब बैंक से उधार लेकर बैंक का पैसा जो लोग लेकर भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं कि भैया ऐसे लोग चोर होते हैं, बैंक का पैसा लेके भागे, बैंकरप्ट होते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने क्वालिफिकेशंस याद कर ली हैं। आगे आपका आर्टिकल 158 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना। क्या लिखा है, राज्यपाल संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 158। तो ये जो मैंने आपको पीछे क्वालिफिकेशन लिखवाई थी कि लाभ के पद पर ना हो, ये वाली क्वालिफिकेशन आर्टिकल 158 में है, बाकी क्वालिफिकेशन 157 में है। और प्यारे बच्चों आपको मैंने ये पहले भी राष्ट्रपति में समझाया हुआ है। इसका क्या मतलब है, आपने क्या समझाया मैम? आपको मैंने समझाया कि एमपी ना हो, आपको मैंने बोला एमएलए ना हो, आपको मैंने बोला एमएलसी ना हो। लेकिन मैम हमारा प्रश्न तो आगे भी बढ़ सकता है, और वो प्रश्न ये हो सकता है कि अगर वह राज्यपाल नियुक्त होने से पहले, वह राज्यपाल नियुक्त होने से पहले अगर या तो एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। पद नियुक्ति के, ध्यान से सुनना, राज्यपाल के पद पर, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के दिन से, नियुक्ति के दिन से पद रिक्त होगा, पद रिक्त हो जाएगा। खाली क्यों मैम? क्योंकि एक समय में दो व्यक्ति एक पद पर नहीं रह सकते। ये लिखना है? नहीं लिखना है। क्यों? आपको समझाने के लिए, क्योंकि लिखने का काम यहां से करना है, यहां से, ये है ना, इसको लिखना। ठीक है, आगे फिर प्यारे बच्चों आप बात कर लो यहां पे वेतन की, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। बेटा मस्त उसको लगेगा जिसको समझ में आ रहा है और जो अच्छे से पढ़ रहा है। मैं पूरी कोशिश, मैं कभी बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाती कि मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाना और मैं एक टीचर हूं, नहीं, मैं तो खुद को पहले स्टूडेंट समझती हूं कि अगर मैं इनकी जगह होती तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठते, उस हिसाब से आपको कंटेंट दिया जाता है। आगे देखिए, राज्यपाल का वेतन, आपका फेवरेट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर, निर्धारण संसद द्वारा, द पार्लियामेंट मेक्स द डिटर्मिनेशन थ्रू द लॉ, यानी संसद निर्धारित करती है कि राज्यपाल को कितना वेतन चाहिए। अब ध्यान से सुनना, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से। The governor's salary and allowances are paid from the consolidated fund of state, क्योंकि ये राज्य में काम करता है तो कहां से? राज्य की संचित निधि से।
और राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से। ठीक है, और वेतन कितना होता है, ये वाला क्वेश्चन यहां पे आपका होना चाहिए कि वेतन कितना होता है। तो प्यारे बच्चे इनका वेतन होता है, लिख लीजिएगा, वेतन सैलरी 3.5 लाख रुपए, 3.5 lakhs। यह आपका लास्ट स्लाइड था। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे शपथ, और कल ही मैं शुरू करूंगी संसद, कल ही मैं शुरू करूंगी संसद। ठीक है, आई होप जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ आ गई हैं तो एक बार थम्स अप और प्यारे बच्चों स्माइली करके जरूर जाना। सौरभ कह रहे हैं मैम 4 से 6 बजे क्लास ले लो। चलो ठीक है, मैं एक बार बात करती हूं, है ना, कि टाइम लेट हो जाता है इसलिए 2 आवर पढ़ना है, 2 आवर पढ़ना ही पड़ेगा। ये कोई आपकी चॉइस नहीं है। आज 1.5 घंटा है, कल से 2 घंटा होगी, कल से क्लास 2 घंटे होगी। माइंड मेकिंग करके आना अपना, और मैं चाहती हूं जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा हो, आपका नया बैच आए, आप वहां से रिवीजन करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और सिलेक्शन लेकर आओ। ठीक है, चलिए आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। 4 लाख नहीं होता बेटा, 3.5 लाख, 4 लाख होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, एक मेरा छोटा सा काम करना, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आज अपना रिव्यू प्लीज एक बार बैच में जरूर दे देना कि आपको क्या चीजें हैं, और अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो अपनी परेशानी लिखकर अपना जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, ताकि मुझे समझ आ जाए कि बच्चों के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं। प्लीज आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, अगर आप बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो आपके रिव्यू का, आपके जो आपका रिस्पॉन्स है क्लास को लेकर, उसका मैं वेट करूंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों आपका आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।